तो थोड़ा सा लास्ट क्लास में क्या क्या बताया गया भाई एक बार सुना जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू किया गया था ना। थोड़ा सुनेंगे भाई क्या क्या बताया गया है। जो लोग क्लास में थे वो लोग सुनो ध्यान से, जो नहीं थे वो भी ध्यान सुनो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी का दूसरा नाम क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या क्या बताया गया था थोड़ा सुनेंगे इसमें। सबसे पहले चीज़ बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। तो हमने बताया था कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट, हम अनदर किसी एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात होगी? डी ब्लॉक की। कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर किसी आयन से या किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या करे, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो, इससे जुड़े बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट किसी आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से अगर कोई मतलब जुड़ करके अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो इस कंपाउंड को नाम दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है भाई। तो सिंपल सा तुमको बस यही ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा जो कि जुड़ा होगा किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। न्यूट्रल को समझना, H2O हो गया, CO हो गया, NH3 हो गया, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या किसी आयन से। आयन में आ जाएगा आपका क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, कोई भी आयन ले सकते हो। तो किसी आयन से जुड़ा हो या किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ा हो। और कैसे जुड़ा हो भाई? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हेल्प से जुड़ा हो। और जैसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से जुड़ेगा तो जो भी कंपाउंड बनेगा इन दोनों के मिलने से उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, या उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक भाई। अब इसमें जो हम बात करेंगे मेनली इस चैप्टर में, हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दो या उसी का नाम होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो या तो आपसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या पूछा जाए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दोनों एक ही बात है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है इसको हम बताएं, इससे पहले हमने बताया था कि एडिशन सॉल्ट क्या होता है, बताया गया था भाई। तो एडिशन सॉल्ट में बताया गया था कि कोई भी सॉल्ट जो कि दो सॉल्ट के मिलने से बने, मतलब क्या कह सकते हो, एडिशन नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ दो लोग मिल रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपके पास कोई सॉल्ट है A और कोई सॉल्ट है B या 2 कर दो। दो सॉल्ट हमने लिया और दोनों को मिला करके अगर आपने कोई नया तरह का सॉल्ट बना दिया तो इसको बोलेंगे हम लोग एडिशन सॉल्ट। ठीक है भाई। तो दो सॉल्ट हो, तीन सॉल्ट हो, इनके मिलने से अगर कोई नया कॉम्प्लेक्स सा सॉल्ट बन रहा है तो इसको बोलेंगे एडिशन सॉल्ट। ठीक। फिर इसमें भी हमने टाइप्स बताया था, ये दो टाइप का था। क्या क्या था भाई? एक था डबल सॉल्ट और एक था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हमने बताया था कि डबल सॉल्ट आप बोलिए या तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलिए, इसी को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी। ठीक है ना। तो पूरा जो चैप्टर है आपको यही पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा सा बताया गया था। तो हमने अच्छा एक चीज़ सुन लें भाई, जो हमने एग्जाम्पल लेके समझाया था वो डबल सॉल्ट नहीं था, KCl और NaCl। कोई बच्चा कल फ़ोन किया था, तुमने उसको फ़ोन किया था कि NaCl डबल सॉल्ट है क्या? तो ये क्लास में मैं बोला भी था, शायद इधर कोई पूछा भी था कि डबल सॉल्ट है क्या NaCl। NaCl भाई सिंपल सॉल्ट है, बस इसे कंपेयर करके ईजिली समझाया जा सके, इसलिए मैं उसको NaCl को लिया था। जबकि मैं बोला था कि NaCl सिंपल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट में आपका मोहर सॉल्ट हो जाएगा, फिटकरी है, ठीक है ना, पोटास एलम, ये डबल सॉल्ट है। तो बता देंगे उसको। थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस देख लो यार। डबल सॉल्ट के बारे में बताया गया था कि अगर आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है, जबकि इसको आप वाटर में ऐड करेंगे तो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी, मतलब जो भी एक कैरेक्टर शो कर रहा है वो जनरली अपना आइडेंटिटी जो है सॉलिड फेज में मेंटेन रखेगा। सॉलिड फेज में ये अपने आप को मेंटेन रखता है, बट जैसे ही वाटर में जाएगा तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देता है। जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सॉलिड फेज में भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा और एक्वस फेज में भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा। ठीक है। तीसरा बताया गया था कि इसमें जितने आयन हैं
इस सॉल्ट में जितने आयन हैं वो सारे के सारे टेस्ट को देंगे। मतलब अगर इसमें 4 आयन हैं तो चारों आयन का आप टेस्ट कर सकते हैं वाटर में जाने के बाद से, ठीक है। तो अगर सॉलिड फॉर्म में है, जिस मान लो यहाँ पे सॉल्ट है XY नाम का, ठीक है, और ये यहाँ पर जब सॉलिड फॉर्म में है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वाटर में गया तो इसमें अगर 2 आयन बन रहे हैं तो इन दोनों आयन का टेस्ट ये देगा, जितने आयन बनेंगे सबका टेस्ट देगा। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे जितने भी सॉल्ट मतलब इसमें जितने भी आयन थे वो सारी टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है ना भाई। यही कुछ बारीक सा डिफरेंस था। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मैंने बताया था कि इसमें आप एग्जाम्पल इसका थोड़ा याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट रफली ऐसे समझने के लिए ऐसे कुछ एग्जाम्पल याद रखना। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आएगा, ठीक है ना। डबल सॉल्ट का जो एग्जाम्पल होगा आप याद रखना, पोटास एलम याद रख लेना, ठीक है भाई, या मोहर सॉल्ट याद रख लेना, ये आपका डबल सॉल्ट है, ठीक है ना। हाँ, जो एग्जाम्पल लिया गया था वो सिंपल सॉल्ट था, ठीक है ना, समझाने के लिए बस था। अब ये थोड़ा सा इसमें कई सारे आयन आते हैं तो समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और जहाँ पे हमने NaCl लिया था उसको समझाना सिंपल है क्योंकि 2 ही आयन है। अब यहाँ पे 4 आयन आ जाएंगे और चारों के एक करके बात करो, ठीक है ना। ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं था भाई। फिर हमने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसके बारे में क्या क्या बातें बताया गया था। जैसे हमने लिखा था K4FeCN का होल 6, हमने कहा था इसमें कुछ नाम याद रखना है। क्या क्या नाम था भाई? तो ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ लिखा है, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ लिखा है इसको क्या नाम देते हैं, बोलो। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर या कॉम्प्लेक्स एंटिटी, ठीक है ना। इसको क्या नाम बताया गया था? तो इसको बताया गया होगा काउंटर आयन, बोलो। अब ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ब्रैकेट के बाहर जो आयन है उसको क्या नाम देंगे? काउंटर आयन, ठीक है भाई। इसमें ब्रैकेट के अंदर जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये वाला, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी बोलते हैं। ये एटम फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है, और आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है, तो दोनों बोल सकते हो। और ये जो होगा इसको छोड़ दें, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दें, तो इसके अलावा जितने हैं इसमें, अब इसमें तो खैर एक ही लिखा हूँ ना मैं, इसमें अब चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4H2O NH3, ऐसे भी लिख सकते थे। तो अब ये बाकी जितने लिखे हैं इसके अलावा बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के अलावा बाकी जितने हैं ये सारे के सारे ये बोले जाएंगे लीगेंड्स, ठीक है भाई। इतना नाम याद रखना था, ठीक है। उसके बाद से बताया गया था कि अब इसमें भाई थोड़ा सा समझा जाए। तो काउंटर आयन के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो भी आयन होगा बाहर वो काउंटर आयन बोला जाएगा। सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये इजीली तुम जान ही रहो डी ब्लॉक में कौन कौन आता है एलिमेंट। और जनरली तुम्हें जो मिलेगा एग्जाम्पल स्कैंडियम से लेके जिंक तक के बीच का ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि केवल यही मिलेगा, और भी मिलेंगे, बट ज़्यादातर एग्जाम्पल जो तुम्हें मिलेंगे वो स्कैंडियम से जिंक के बीच का ही कोई एटम होगा जो है सेंट्रल मेटल का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद से अब ये जो बच रहे हैं इनको हमने लिगेंड बोला है। तो थोड़ा सा इसको समझाया गया था क्या था ये। तो लिगेंड क्या बताया गया था भाई, बोलो। लिगेंड का मतलब बताया गया था ऐसा कोई भी आयन या कोई भी कंपाउंड जो लोन पेयर डोनेट कर सकता हो उसको बोलते हैं लिगेंड। तो इसको क्या बोल सकते हो? तो ऐसे बोल सकते हो लोन पेयर डोनेटर जो होता है ना उसको बोलते हैं क्या चीज़? लिगेंड। तो कोई भी, अब इसमें ये भी है कि इसमें कोई भी आयन भी हो सकता है या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बताया क्या था भाई। तो कोई भी आयन ले लो, अब आयन में केटायन नहीं होगा, एनायन ही होगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पे जो आयन मैं बोल रहा हूँ ये क्या होगा? एनायन, जिसमें माइनस चार्ज हो। प्लस चार्ज वाला कोई भी आयन जनरली इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता है, तो प्लस चार्ज वाले की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एनायन की, माइनस चार्ज वाले की। तो कोई भी एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसको क्या नाम देंगे? लिगेंड। अब ये कितना लोन पेयर देगा इसके बिहाफ पे इसके कई नाम बताए गए थे, जिसमें हमने क्या क्या नाम बताया था भाई, बता दो। तो सबसे पहले बताया गया होगा मोनोडेंटेट लिगेंड, फिर बताया गया था बाईडेंटेट लिगेंड,
फिर बताया गया था पॉलीडेंटेट लिगेंड, फिर बताया गया था एम्बीडेंटेट लिगेंड, फिर बताया गया था किलेटिंग लिगेंड, और कोई बताया गया था भाई? हाँ, और कोई है? इतना ही बताया गया था ना, एक और है लेकिन वो शायद नहीं बता पाए थे, तो सुनो इसके बारे में। तो देखो नाम से क्या पता चल रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और डेंटेट का यहाँ मतलब है कि वो कितना लोन पेयर दे रहा है। जैसे अगर एक लोन पेयर देगा, अब एक और सुन लो भाई, डेंटिसिटी एक टर्म आगे आएगा। तो डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? तो कोई भी कंपाउंड जितना लोन पेयर देगा या जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही उसकी डेंटिसिटी होगी। क्या बोला मैंने? कोई भी कंपाउंड जितना लोन पेयर देगा, जैसे मान लो ए है और बी है, अगर ए बी को एक लोन पेयर दिया तो ये लोन पेयर यहाँ दिया जाता है बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो या तो हम कहें कि ए ने बी को एक लोन पेयर दिया, या तो ये बोलें ए ने बी के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, दोनों सेम है। तो या तो आप डेंटिसिटी के फॉर्म में बोल सकते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाया गया, या तो कितना लोन पेयर दिया गया। तो नंबर ऑफ लोन पेयर बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और किसका डेंटिसिटी होगा? जो दे रहा होगा। जैसे अगर मैं लोन पेयर देने वाला हूँ तो मेरी डेंटिसिटी बात करी जाएगी। मैं एक लोन पेयर दे रहा हूँ तो मेरी डेंटिसिटी 1 होगी, अगर मैं 2 लोन पेयर दे पा रहा हूँ तो मेरी डेंटिसिटी 2 होगी, और अगर मैं 3 लोन पेयर दे पा रहा हूँ तो मेरी डेंटिसिटी 3 होगी। ठीक है भाई, तो डेंटिसिटी का मतलब समझ गए होगे। तो यहाँ भी वही लिखा है डेंटेट, डेंटेट का मतलब कितना लोन पेयर देगा। तो अगर मोनो लिखा है तो इसका मतलब एक लोन पेयर देगा, बाई लिखा है तो मतलब कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर देगा। पॉली का मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा लोन पेयर देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा। एम्बीडेंटेट का मतलब बताया था एम्फीबियंस में, याद कराया था कि ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डोनर साइड्स हों, 2 एटम ऐसे हों जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हों। जैसे उन्हें एग्जाम्पल समझाया था साइनाइड। साइनाइड में देखो तो ये कार्बन भी लोन पेयर दे सकता है और ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि दोनों साथ साथ लोन पेयर दे रहे हैं, तो ऐसे तो ये बाईडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। ध्यान सुनो भाई, एम्बीडेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट ही है, एक ही लोन पेयर देगा, लेकिन खासियत इसकी ये है कि ज़रूरत पड़ेगा तो कार्बन डोनेट कर सकता है और ज़रूरत पड़ेगा तो नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे 2 डोनर साइड्स हैं, यहाँ पे एक ही लिगेंड में 2 डोनर साइड्स हैं। ठीक है भाई, जैसे अगर इस कमरे की बात की जाए तो इस कमरे का, हम इस कमरे को एक ही कमरा तो बोलेंगे, लेकिन इस कमरे में आने के लिए 2 दरवाजे हैं। आप इधर से आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, मतलब हम यहाँ से दोनों साइड से यूज कर सकते हैं इस कमरे में आने के लिए, लेकिन कमरा तो एक ही है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा लिगेंड है ये मोनोडेंटेट ही है, एक ही लोन पर देगा, लेकिन चाहे ये दे दे और चाहे ये दे दे। ठीक है ना, 2 डोनर साइड्स हैं बस। किलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या बताया गया था? तो ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बना दे? रिंग का फॉर्मेशन कर दे। जब ये लोन पेयर डोनेट करे उस टाइम पर क्या कर दे? ये रिंग का फॉर्मेशन कर दे, तो उसको बोलेंगे किलेटिंग लिगेंड। ठीक है भाई, इसमें एग्जाम्पल में बोला था लर्न करके आने के लिए, सब लोग आए लर्न करके, इतना शायद बताया गया था ना लास्ट क्लास में। ठीक है, इतनी बातें हो गई थी, अब इसके बारे में आगे बात करना है। क्या क्या? वैकेंट ऑर्बिटल क्या? वैकेंट ऑर्बिटल क्या कह रहा हो? डी में नहीं होता है? ये कब बोल दिया हूँ मैं? ऐसा कुछ बोल रहा हूँ क्या कि डी में ही सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं? ऑर्बिटल नाम ही नहीं लिया हूँगा मैं भी। नहीं देखो, चाहे तो यूज तो तुम कर ही सकते हो एफ़ का, लेकिन हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो पढ़ेंगे उसमें मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक के ही होंगे, तो इसलिए हम डी ब्लॉक के नाम लिए हैं। तुम चाहे यूज करना तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है
वो डी वाले के ही वजह से बनते हैं, इसलिए डी की बात की जा रही है। ठीक है, तो इतना तक ठीक है भाई। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो सबका जो बताया गया है, अभी पूछेंगे, तब तक मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। भेज दिए भाई, हाँ सुबह ही भेजे हैं, भूल गया था मैं। अरे तो ये क्लास में तो लिखवाया था ना एग्जाम्पल। बहाना बहुत सॉलिड रखे हो तुम लोग। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे तब बात करते हैं, कल पढ़ के आना, ठीक है। अब देखो 2-3 बातें। अच्छा एक चीज़ और बताया गया था, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया था, ये क्या होता है? तो हमने बताया होगा कि ऐसे कुछ लिखा था अभी, तो हमने बोला है कि इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये कितना बना रहा है, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे अब यहाँ पे साइनाइड देखो, Cn जो है ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, मतलब एक ही लोन पेयर डोनेट कर पाता है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो आयरन के साथ 6 Cn हैं, 6 साइनाइड हैं। तो ये बताइए, अगर मैं पूछूं कि बताइए यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, तो कितने? 6। तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो या तो आप ऐसे बना के देख लो, या तो इसको देख के बता दो। तो जितना लिगेंड होगा उतना इनटू उसकी डेंसिटी अगर कर दोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। क्या मैंने बोला? कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आएगा? तो नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड हैं ये, इनटू उसकी डेंसिटी कितनी है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 होंगे तो भाई इतना करने के बाद एक और जोड़ देना, 3 होंगे तो एक और करके एक और जोड़ देना। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं बताइए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो आप कहोगे साइनाइड मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, एक लोन पे डोनेट करेगा तो डेंसिटी हो गई 1, और कितने हैं? 6 हैं, तो इंटू 6 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। बस। और ये चीज़ मैं समझाया था कि इसको देख के बता सकते हो, लेकिन इसको देख कर तब बताओगे जब ये मोनोडेंटेट लिगेंड हो। लेकिन मान लो ऐसा लिख दिया गया, तब क्या करोगे? देखो तो अब बताओ, अब नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि साइनाइड तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो आप कहोगे नंबर ऑफ लिगेंड हो गया 4 और डेंसिटी हो गई 1। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ गया साइनाइड के हिसाब से? 4। लेकिन अभी मेरे पास OX लिखा है, मतलब ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट बाईडेंटेट लिगेंड होता है, बताया था ये, शायद देख लेना, ठीक है ना। बाईडेंटेट लिगेंड है ये। तो कितना है ये? 1 है। तो क्या कहोगे? प्लस, अगर इसका नंबर देखें तो 1 है, डेंसिटी कितनी है इसकी? 2 है, तो 2 × 1 कर देंगे तो कितना आ गया बताओ तो? 4 + 2 मतलब 6 आ गया। तो इसलिए आपको डेंसिटी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल कौन किसका है ये याद होगा तभी निकाल पाओगे। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, तो यही निकल जाता है कि भाई ये अकेला कितना बॉन्ड बनाता है? 1, और 4 हैं तो 4 हो गया, और ये अकेला 2 बनाता है तो +2 कर दो, कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे भी निकल जाएगा। तो बस सारे एग्जाम्पल आपको पता रहेगा तभी हो भी पाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोला था एग्जाम्पल सारे लर्न कर लेना कि मोनोडेंटेट में कौन है, बाईडेंटेट में कौन है, पॉलीडेंटेट में कौन है। मेनली मोनो बाई वाले ज़्यादा अच्छे से याद रखना। पॉलीडेंटेट में एक एग्जाम्पल है EDTA, -4 -3 -2 यही है, और वही बार बार इधर उधर चेंज होता है। एम्बीडेंटेट में याद कर लेना है, एम्बीडेंटेट में 3 ही 4 एग्जाम्पल थे, वो मैं लिख ही दिया था, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाएं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको निकालना होगा तो क्या तरीका अप्लाई करेंगे भाई? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। डेंसिटी से क्या मतलब है? जितना लोन पेयर डोनेट करेगा या जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही उसकी क्या हो जाएगी? डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है भाई। ये लास्ट बेंच पे कौन बैठा है बताओ भाई? डेंसिटी क्या बोला हूँ अभी मैं? ठीक, बैठो।
क्या कर रहे थे? लिख रहे थे? अच्छा ठीक है भाई, हटा देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर तो बताएंगे उतने ना है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर सब लोग पढ़े होंगे, तो वही वाला यहाँ भी है भाई। जैसे ये हो गया, तो आपसे जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को ज़्यादातर केस में आएगा ना, वो सेंट्रल मेटल एटम का आएगा। इसका आएगा बताइए, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे पूछेगा नहीं, नाम लिखते टाइम यूज करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल लोगे। क्या बताया गया तरीका? तो बताया गया होगा कि अगर ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ऐसा पढ़ा है। तो क्या बताया गया होगा? किसी कंपाउंड पे जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इस पर कोई चार्ज दिख रहा है तुम्हें? देखो बताओ, कहीं चार्ज नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब अगर ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो इसका नेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। और 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इन तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप ऐड किए हैं तब 0 हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है तो 0 हो गया, नहीं। कैसे बोलना है? अगर मैं बोल रहा हूँ इसका नेट ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड, इन तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर आप जब सम करेंगे तब 0 होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है? तो इसको लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, और पोटेशियम अकेला है कि 4 हैं? 4 हैं, तो इंटू 4 कर देंगे, तो ये हो गया पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन Fe इसका, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड Cn, और कितने हैं? 6 हैं, तो इंटू 6, और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो इक्वल टू 0 के। ऐसे लिखना है कहीं भी। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर मान लो तुमको इसका निकालना है तो बाकियों को पता होना चाहिए। तो जैसे तुमने पढ़ा होगा पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड स्टेट में कितना होता है? +1 होता है, तो +1 इंटू 4 कर देंगे। इसका निकालना है तो इसका आप क्या कर दो? क्या दो? x। और साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं, Cn माइनस फॉर्म में यूज करता है, तो बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। तो ये हो जाएगा -1 इंटू 6 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -6, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? +6, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 4, +4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -4। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? नहीं निकल जाएगा। तो बस ये आपको पता होना चाहिए निकालना। अगर ये नहीं पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पता है कैसे निकलेगा, तो फिर आगे का जो क्वेश्चन है हमारा वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, कितने लोगों को ये निकालना ही नहीं आता है? कितने लोग नहीं आता निकालना? जिसको नहीं निकालना आता होगा अभी एक लिंक भेज देंगे ग्रुप में, उसमें जाना। 11th का रेडॉक्स ऑक्सीडेशन पढ़ाया गया है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया गया है कैसे निकालते हैं। 1 से 2 क्लास में ख़त्म हो गया, मतलब जान जाओगे निकालना, वो जाकर देख लेना वीडियो। ठीक है भाई। और नहीं तो अगर थोड़ा सा दिमाग में कुछ बातें हैं 50% भूल गया है तो पुराना नोट्स उठाना, रिवाइज कर लेना। बिना इसके तुम सोचोगे चैप्टर में काम हो जाए तो फिर हो नहीं पाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालने आना ही चाहिए। ठीक है ना भाई? तो थोड़ा सा देख लेना। चलो एक क्वेश्चन ऐसे और बता दो। अगर मान लो दे दिया गया CuNH3 का होल 4 SO4, बताओ इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? पेन फेंक रही हो भाई? बोलो जल्दी से क्या होगा?
+2 होगा। इतना क्या सोच रहे थे इसमें? हो गया भाई, चलो सुनो तो कैसे करना है इसको। देखो यहाँ भी वही बात है, क्या इस पर कोई चार्ज है? नहीं है, तो इसका मतलब है इसका नेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। तो हम लिखेंगे, और हमको कॉपर का निकालना है, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3, और NH3 कितने हैं? 4 हैं, तो इंटू 4 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट SO4। अब यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे S का अलग लिखो, O का अलग लिखो, उतना टाइम नहीं भाई, डायरेक्ट लिखो ना, एक एक करके नहीं लिख पाओगे, बहुत तामझाम हो जाएगा। और ये बताओ NH3 न्यूट्रल कंपाउंड है, और तुमने पढ़ा होगा NH3 अगर न्यूट्रल है तो इसका नेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। तो इसका हो गया 0 × 4 0। सल्फेट की बात करें तो सल्फेट का आयनिक फॉर्म होता है SO4 -2, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? नेट ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। अब यहाँ पे बहुत सारे जो आयन हैं, इसलिए मैं बोला था ना लिगेंड्स का नाम पहले याद रख लो। लिगेंड्स का नाम याद करोगे तो उससे तुम्हें चार्ज भी याद हो जाएगा, किस पे क्या चार्ज आता है, और जैसे चार्ज याद होगा हमारा काम बन जाएगा। तो इस पे चार्ज है हमारा -2, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, और अकेला है तो कोई बात ही नहीं है। अब एक्स इसका निकालना था, x कर लिया इक्वल टू कितना? 0। बोलो, तो ये 0 हो गया, ये -2 उधर जाए क्या हो जाएगा? +2, बात खत्म। ठीक है, तो बस ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर भाई निकाल लेना चाहिए, आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तुम ऐसे ही जान जाओगे अगर लिगेंड्स का डेंटिसिटी तुम्हें पता हो। लिगेंड्स का एग्जांपल जो ने बताया ना कि सब लर्न कर लेना, तो जैसे एग्जांपल लर्न करोगे अपने आप तुम ये सारा कुछ कर लोगे। तो ये दो बात तुमको एकदम क्लियर कट आना चाहिए, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अगर भूला भटका हो तो। और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए सारे लिगेंड्स का एग्जाम्पल। कल ठीक से पढ़ के आना, कल पूरा सबसे एक एक लाइन पूछेंगे, लिगेंड्स सारे एग्जाम्पल पूछेंगे सबसे, ठीक है ना। तो कल एकदम अच्छे से तैयार करके आना। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना ये बता दिया गया, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना ये बता दिया गया। अब थोड़ा सा बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनको हमें पढ़ना है, ये कितने टाइप्स से हम पढ़ेंगे। बोला जाए तो सुनेंगे भाई। तो हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन, कुल मिलाकर टाइप्स के बारे में देखना है भाई, ठीक है ना। तो देखो तुम्हें बता दें 4 तरह का हमें पढ़ना है। तीन बता देते हैं, फिर चौथा एक बार बता देंगे। सुनो, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड नॉर्मल एनायन, नाम पे थोड़ा ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स एनायन एंड नॉर्मल केटायन, और ये हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। चौथा एक और है कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, इसको बता देते हैं। पहले इन तीनों ऑप्शनों देखो क्या लिखा है, ये देखो तो कॉम्प्लेक्स केटायन एंड नॉर्मल एनायन। तो कैसे समझना है थोड़ा समझो इसको। अगर मैं बोल दिया केटायन कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो
इसको देखो, इस एग्जांपल को और इस एग्जांपल को देखो। ये बताओ, इसको आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा? अगर मैं इसको तोड़ दूं तो क्या बनेगा बताओ? ये टूटेगा और बनाएगा CuNH3 का होल 4, ये एक आयन बनेगा, और ये वाला जो बाहर है वो एक आयन बनेगा। तो बाहर है हमारा सल्फेट आयन, तो ये बनेगा हमारा कुछ इस तरह का आयन, ऐसा बनेगा। उसको आयनाइज करो। अगर मैं इसको आयनाइज किया तो ये बनेगा 4 पोटेशियम आयन, और दूसरा जो हमारा बनेगा ये कॉम्प्लेक्स टाइप का जो आयन बनेगा, इस पे आएगा -4, ऐसा होगा। ये शुरू में बताया था कि कॉम्प्लेक्स जो सॉल्ट होता है वो कंप्लीट आयनाइज नहीं होता है। ब्रैकेट के अंदर जितना लिखा है इसको कभी तोड़ना ही नहीं है। मतलब जो आयन में चेंज होगा, जो सेपरेट होगा, वो जो बाहर है वही होगा। तो एक आयन ये बनेगा, एक ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा। यहाँ भी यही हुआ है, कॉम्प्लेक्स आयन एक बन गया और एक बाहर ये बन गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान सुनना भाई। अगर मैं देखूँ तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स टाइप बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स ही तो है। तो इसको नाम दिया जाता है कॉम्प्लेक्स। और ये बताओ केटायन है कि आयन है? केटायन है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स केटायन। और ये क्या हो गया? तो ये ब्रैकेट के अंदर तो नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल एनायन। बोलो। और उसी तरह से यहाँ पे देखो, इस बार ब्रैकेट में ये नहीं है, और ये कौन है? केटायन। तो क्या हम इसको बोल दें नॉर्मल केटायन? बोलो यार। और ये ब्रैकेट में है तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन। कुछ मतलब समझ पाए? तो ध्यान सुनो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें कैसे समझ पाओगे? तो ब्रैकेट के बाहर वाले को देखना। ब्रैकेट के बाहर है सल्फेट, तो सल्फेट का आयनिक फॉर्म होता है माइनस चार्ज के साथ, तो यहीं से नाम बोल देना है नॉर्मल एनायन। और अगर ये नॉर्मल एनायन है तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? केटायन। और केटायन कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स हो गया। समझे? तो ब्रैकेट के बाहर वाले को हमेशा देखो। ब्रैकेट के बाहर है हमारा सल्फेट जो कि बनाएगा एनायन, माइनस चार्ज के साथ जाएगा। तो ये बगल वाला क्या जाएगा? प्लस चार्ज के साथ। और एनायन अगर नॉर्मल हो गया तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स केटायन। जैसे इसका उल्टा इसमें देख लो, पोटेशियम। पोटेशियम में कैसे चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज है तो इसका मतलब हो गया नॉर्मल केटायन। तो ये क्या बनेगा? एनायन। और एनायन कैसा बन गया? कॉम्प्लेक्स। यही बस कन्फ्यूजन रहता है, लोगों को समझ नहीं पाते हैं। तुम समझ जाओगे ना? बोलो। बस हो गया। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल का मतलब ऐसा है कि कुछ इस तरह से देखो तो, इसमें कुछ बता पाओगे क्या? कोई आयन बाहर दिख रहा है? नहीं। ना केटायन बाहर है और ना एनायन बाहर है, इसका मतलब न्यूट्रल। तो जब आप ये ना देख पाओ कि केटायन बाहर है या एनायन बाहर है, अगर इस तरह कुछ कंडीशन ही दिख रही है, तो सिंपल सा मतलब आयन कोई बाहर नहीं है, सब ब्रैकेट के अंदर ही है, कोई बाहर नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थोड़ा इनका एग्जाम्पल नोट करो फटाक से तो। और लास्ट है हमारा, इसको नोट कर लो पहले। लिखो याद लिखो। इसको CO कर देना भाई।
कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स आयन। एक मिनट टाइम दोगे? ये देखो ना, यहाँ क्या दिख रहा है? कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। मतलब यहाँ पे केटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। जैसे देखो एग्जांपल, CuNH3 और होल +2 PtCl का होल 4 और ये हो गया -2। देखो तो इस बार इसके बाहर कुछ दिख रहा है? इसके बाहर कुछ दिख रहा है? नहीं। मतलब यहाँ पे आयन नॉर्मल टाइप का आयन है ही नहीं। ये एक आयन बन गया और ये एक आयन बन गया, और ये वाला आयन है केटायन और ये वाला आयन है एनायन। ये भी ब्रैकेट के अंदर है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। बस ठीक है, पहचान जाओगे ना? अब देखो ये पहचानना क्यों ज़रूरी है। आगे जो IUPAC नेमिंग करा जाएगा, इसमें भी IUPAC नेमिंग है भाई। तो जो इसमें IUPAC नेमिंग करा जाएगा वही आपके चारों टाइप्स पता रहने चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि इस टाइप के लिए अलग रूल लगेगा, थोड़ा सा रूल चेंज होता है इसके लिए, फिर इसके लिए अलग रूल रहेगा। तो कैसे चीज़ें चेंज होंगी, अब ये एग्जाम्पल ही तुमको नहीं पता रहेगा, पहचान ही नहीं पाओगे, तो फिर IUPAC नेम लिखने में दिक्कत आएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए चारों कैटेगरी को आप अच्छे से पहचान पाओ, ये देख लो। जहाँ तक हमें लग रहा है बहुत इसमें टिपिकल तो कोई काम नहीं है कि जना पहचान पाए आदमी। अब ये वही नहीं पहचान पाएगा जिसको आयन के बारे में पता ही नहीं है कि Cl पे माइनस होता है कि प्लस होता है। और ऐसा कोई अगर है बच्चा तो हम तो ये सोचेंगे कि तुम 10th पार कैसे कर गए, समझो ना? हो गया भाई? चलो अब सुने तो हटाएं। तो देखो एक क्लासिफिकेशन ये था जिसमें हम लोगों ने 4 टाइप्स देखा है, कॉम्प्लेक्स केटायन, नॉर्मल एनायन, फिर कॉम्प्लेक्स एनायन, नॉर्मल केटायन, ये हो गया, फिर हो गया न्यूट्रल, एंड फिर हो गया कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है? अब थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन और देख लो। ये वाला छोटा है, इजी समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उसमें लिगेंड के नेचर को देख के बताया जाता है। लिगेंड का नेचर कैसा है उस हिसाब से इसको बांटा गया है। तो एक होता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब है दोनों का? तो सुनो, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना भाई, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। समझ गए होगा ना? जैसे यहाँ देखो, इस एग्जाम्पल में देखो
तो जितने लीगेंड हैं यहाँ पे, लीगेंड कितने हैं भाई, 4 हैं, चारों NH3 हैं, चारों एक जैसे हैं। तो जब भी लीगेंड एक ही टाइप के होंगे तो समझ जाना वहाँ पे बोला जाएगा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। और जब भी कभी लीगेंड, जैसे यहाँ देखो, अभी देख के बताओ, क्या सारे लीगेंड एक जैसे हैं? इस बार सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लीगेंड हैं, जिसमें से 2 NH3 एक जैसे हैं, क्लोरीन दूसरा टाइप हो गया, ब्रोमीन तीसरा टाइप हो गया। तो यहाँ पे जितने लीगेंड हैं क्या वो सब एक जैसे हैं? नहीं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के लीगेंड अगर आ जाएंगे तो इसका नाम पड़ेगा हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कई तरह के लीगेंड देखने को मिले तो इसको नाम देंगे हम हेट्रोलिप्टिक। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह का लीगेंड मिले, जैसे एक ही टाइप कहते हैं, चारों 4 लीगेंड हैं NH3 और चारों एक जैसे हैं, तो यहाँ नाम देंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई। अब इसमें थियरी ना लिखोगे, 2 लाइन छापना शुरू कर दिए तो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, नोट करो। ये पूछा नहीं जाएगा, ऐसा टेंशन मत लो कि होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ये बस तुमको समझना है, पहचानना बस आना चाहिए तुमको। अब इतना भी सस्ता क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, बोर्ड में भी नहीं पूछेगा। अरे भाई, इतना आसान क्वेश्चन को उम्मीद कर रहे हो क्या? कह दो कि पूछ दे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेलिंग बता दो, 4 नंबर दे देंगे। इतना आसान क्वेश्चन आएगा यार। जो एग्जामिनर बैठा होगा ना तुम्हारे जैसे नहीं होगा, ठीक है ना। तुमसे बहुत बड़ा गुजरा वाला होगा। पेपर जो बनता है जनरली तो एक आदमी थोड़ी बनाता है कि तुम जो मन में आकर डाल दोगे। तुम पेपर से में 5 क्वेश्चन तुम्हें बनाना है, 5 क्वेश्चन कोई और बनाएगा, 5 क्वेश्चन कोई और बनाएगा, फिर वो क्वेश्चन जाता है, फिर उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करने वाले दूसरे लोग हैं, उनमें जो अच्छा क्वेश्चन लगेगा वो ऐड किया जाएगा। तो 10-15 पेपर तैयार होगा, फिर वो पेपर जाता है तो फिर एक जगह सेलेक्ट होगा, फाइनली तब जाकर 7 पेपर जो सेट होता है, 6-7 जो सेट बनता है, वो 30-35 सेट बनाने के बाद छाटा जाता है 5-6। समझ रहे हो ना। लेकिन फिर भी इतना भी टफ नहीं रहेगा पेपर कि दिक्कत हो जाए। अब इतना आसान भी मत सोचो कि 12th का पेपर देने जा रहे हो, 5th का नहीं देने जा रहे हो कि स्पेलिंग तुमसे पूछेगा। ठीक है ना। तो इतना तो थोड़ा सा देखो भाई। तो देखो भाई, क्या क्या तुम्हें बता दिया गया, अभी सुनो। और क्या क्या तुमको आना चाहिए, तो अभी तो आज नहीं बताएंगे IPSC, आज बेसिक सारी बातें बता देते हैं कि सो कल बता पाएँ। क्योंकि बिना तुम्हारे लिगेंड्स का एग्जाम्पल याद हुए, बिना लिगेंड्स का नाम याद हुए कुछ लिख ही नहीं पाओगे। तो सुनो, पहला काम ये था कि ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालना आना चाहिए किसी भी हाल में। कल जब आना तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये तुम सीख के आना, अगर किसी को नहीं आता है तो। दूसरा, जितने लिगेंड्स हमने टाइप्स बताया है, मोनो, बाइट, पॉली, एम्बिडेंटेड, किलेटिंग लिगेंड, सबका एग्जाम्पल याद करके आना, सारे लिगेंड्स का। ठीक है। और तीसरा काम अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, अभी तक बताई दिया ना क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन इसके पहले बताया गया है वो एक बार अच्छे से देख लेना कि पहचान पाओ कि चारों में से अगर 4 क्वेश्चन दे दिया है तो वो किस टाइप का कौन सा कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मल है, नॉर्मल कैटायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये कैटेगराइज कर पाओ, ये चीज़ ज़रूरी है। अब जो बताने चाह रहे हैं लिगेंड्स के नाम के बारे में, वो भी नाम याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो आ जाओ बात करेंगे। अब देखो भाई, जब तुम IPSC नेमिंग करोगे ना तो सबसे जो टिपिकल काम है वो लिगेंड्स के नाम याद रखना है। ठीक है ना, कि किसका नाम क्या रखना है। और टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा लर्न करना है 2-4 नाम, बाकी सब तो बना दोगे तुम। चलो, तो अगर हम नेम ऑफ लिगेंड की बात करें,
न्यूट्रल लिगेंड की पहले मैं बात करूँगा और फिर बात करेंगे एनायनिक लिगेंड की। अब ध्यान सुनो, न्यूट्रल लिगेंड जितने हैं 4 5 6 हैं सब, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं वाटर को बात करूं, वाटर मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक लोन पर देता है, तो इसका आईपीएसी नेम जब लिख रहे होगे, आईपीएसी नेम लिख रहे होगे, तो वाटर का नाम जो है वाटर नहीं लिखना है, उसका नाम लिखना है एक्वा। ठीक है। इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखना है, इसका नाम लिखना है कार्बोनिल। ठीक है भाई। इसी तरह से PH3 है, इसका क्या नाम होता है भाई? फॉस्फीन गैस है ये, बोलो। तो इसका नाम खैर ये लिख दे रहे हैं हम लोग। और बताओ NH3, इसका क्या नाम होता है? अमोनिया। तो इसका नाम लिखना है आपको, अमोनिया ही लिखते हैं कि एमाइन लिखते हैं? एमाइन लिखते हैं सर। हाँ भाई, एमाइन होगा। ठीक है ना। ये थोड़ा सा जो लिख रहा हूँ जैसे, ये ध्यान रखना है तुमको। ठीक है ना भाई। तो ये कुछ लिगेंड हैं जो न्यूट्रल हैं। किसी चार्ज दिख रहा है? नहीं ना। तो इसमें सबका भी नहीं नाम याद रखना है। अब जैसे एमीन है, अमोनिया है, तो इसका एमीन अपने आप आ जाएगा दिमाग में। PH3 फॉस्फीन है, तो फॉस्फीन सीधा सीधा है, ये भी कोई झंझट नहीं है। जो झंझट वाले हैं, जैसे मान लो वाटर है, तो इसका एक्वा याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसका कार्बोनिल याद रखना है। तो ऐसे कुछ हैं जिनको याद करना पड़ेगा, तो वह याद कर लेना भाई, किसका क्या नाम पड़ेगा। अब थोड़ा सा याद रखना, जो एनायनिक लिगेंड होने वाले हैं, जिस पे माइनस चार्ज होगा, उन लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो ध्यान सुनो, जितने भी एनायनिक लिगेंड हैं, इनका नाम जो है O पे ख़त्म होना चाहिए। किस पे ख़त्म होना चाहिए? O पे। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ कि Cl का बताइए आईपीएसी नेम क्या होगा, तो Cl के ऊपर कैसा चार्ज होता है? माइनस। तो इसका नाम लिखते हो आप, आयनिक नेम क्या होगा? इसका आयनिक नेम होगा क्लोराइड। यही तो बोलते हैं, लेकिन आपको क्लोराइड नहीं बोलना है। ध्यान सुनो मेरी बात। इसका नाम जब एज ए लिगेंड लिखोगे, तो इसका नाम लिखोगे क्लोराइडो, लास्ट में क्या आना चाहिए? O। लेकिन जब इसका नाम एज ए एनायन लिखोगे, तो नाम होगा क्लोराइड। नहीं समझ पाए? सुनो इधर देखो, एग्जाम्पल देखो तो। इसको देखो तो, ध्यान सुनना। देखो यहाँ पे ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया। क्या ये भी लिगेंड है? नहीं। ये क्या है? काउंटर आयन है। तो ध्यान सुनो, जब आईपीएसी नेम लिखोगे, तो यहाँ पे ये वाला जो क्लोरीन है, इसका नाम आपको लिखना है एज ए लिगेंड। तो लिगेंड के जब तौर पे लिखोगे, तो ये ऐसा लिगेंड है जो कि एनायनिक टाइप का है। कैसा है? एनायनिक टाइप का, मतलब इसका माइनस चार्ज है। और जितने भी माइनस चार्ज वाले लिगेंड होंगे, जितने भी एनायनिक लिगेंड होंगे, उनका नाम खत्म होना चाहिए O के साथ। ये हमेशा दिमाग में रख लेना। न्यूट्रल है तो उनका ये नहीं है, न्यूट्रल वाले में ये तामझाम नहीं है कि लास्ट में O आना चाहिए। न्यूट्रल वाले में जैसा है वैसा लिख दो। लेकिन अगर कोई एनायनिक लिगेंड है, तो उसका नाम खत्म होना चाहिए O के साथ। तो देखो यहाँ पे साइनाइड है, तो इसका नाम जब लिखोगे तो कहोगे इसका नाम होगा साइनाइडो। क्लोरीन है तो इसका नाम होगा क्लोराइडो। ब्रोमीन है तो इसका नाम होगा ब्रोमाइडो। ठीक है ना। लेकिन अब ये जो बाहर वाला क्लोरीन है, अब इसका नाम कैसे लिखोगे? तो ये लिगेंड थोड़ी है यार, ये तो नॉर्मल एनायन हो गया ना, काउंटर हो गया, काउंटर आयन हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है। तो इसका नाम आप लिखोगे एज ए नॉर्मल आयन, मतलब क्लोराइड। समझे? तो दोनों में क्या अंतर है, समझ पा रहे हो?
अगर ब्रैकेट के बाहर है तो उसको नॉर्मल आयन के तौर पे लिखना है, जैसे क्लोराइड लिखते हो। और अगर ये एज ए लिगेंड काम कर रहा है तो इसका नाम खत्म होगा किसके साथ? ओ के साथ। तो ये ध्यान रखना है भाई तुमको, ठीक है। तो केवल एक के साथ नहीं है, ये सारे आयन के साथ है। केवल मैं ये क्लोरीन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी हो, कोई भी आयन अगर एज ए नॉर्मल आयन है, काउंटर आयन है, तो उसका नाम, जैसे आयन आप जानते हो वो लिखो। लेकिन अगर वही लिगेंड के तौर पे आ गया, अंदर आ गया ब्रैकेट के, तो उसका नाम खत्म होगा ओ के साथ, ठीक है भाई। तो जैसे मैं अभी ये लिखा हूँ यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन इसका नाम हो गया ना आयनिक, जो इसका एज ए आयन इसका नाम क्या है? क्लोराइड। क्लोराइड ही तो बोलते हो। क्लोरीन का आयनिक फॉर्म क्या हो गया? क्लोराइड। अब इस क्लोराइड को हम क्लोराइड तब बोलेंगे जब ये काउंटर आयन का काम करेगा, ब्रैकेट के बाहर होगा। लेकिन अगर ये ब्रैकेट के अंदर आ गया तो अब इसको क्लोराइड नहीं बोलना है। अब ये लिगेंड हो गया ना, और जब लिगेंड हो गया तो इसका नाम बोलना है क्लोराइडो, ठीक है भाई। इसी तरह से लिखना है। बताओ, Br माइनस ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, OH माइनस हाइड्रोक्साइडो, Cn माइनस साइनाइडो, ठीक है भाई। इसी तरह से सारे नाम आपको याद रख लेना है। समझ पाए क्या क्या बोला हूँ मैं? तो तुम्हारे नोट्स में ये लिखा हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है, तो ये वहीं से, अभी मैं सबका नहीं लिखा हूँ, रफली लिख के तुम्हें बता दिया हूँ। अब वहाँ चार्ट में जितने नाम हैं सारे लर्न करके आना कल, ठीक है भाई। क्या कॉपर लिगेंड है? लिखेंगे नाम, लेकिन उसका नाम ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं बताएंगे कैसे लिखेंगे, अभी मत पूछो। एज ए कॉपर भी लिखेंगे और उसका दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो जब हम IUPAC नेम बताएंगे तो बताएंगे। तो देखो क्या क्या तुम्हें करना है भाई, सुन लो। तुम्हारा काम आज का ये है कि तुमको सारा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है ये तुम्हें प्रिपेयर करके आना है। दूसरा तुम्हें प्रिपेयर करके आना है लिगेंड्स का एग्जाम्पल एंड लिगेंड्स का नेम। ये तुम्हारा काम है भाई आज का। इतना तुम कल करके आओगे तभी कल का क्लास समझ में भी आएगा, ये भी जान जाओ। कल की जो क्लास होगी, बिना ये 3 चीज़ें अगर कोई करे आ गया तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो कल मैं बताऊंगा IUPAC कैसे करा जाएगा। तो भी टाइम तो है, बता ही दे क्या एक लाइन। दिक्कत ये है कि अभी बताएंगे उसमें तो किसी को लिगेंड का नहीं पता है। हाँ, हाइड्रोक्साइडो, साइनाइडो। हाँ भाई लिखे तो है, गलती हो गया भाई, वो रहेगा। सुनो भाई, तो अभी क्या किया जाए? कीर्तन गाया जाए? क्वेश्चन लाओ भाई, करा दिया जाए। चलो ठीक है, इतना तैयार करके आना। IUPAC वाला जो पार्ट है उसको कल करेंगे, क्योंकि बिना ये चीज़ें तुम्हें पता हुआ ना आगे करेंगे भी फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बस देख रहे हो कि हो रहा है, लेकिन वो समझ में आया, तुम्हारे दिमाग में जाए, इसके लिए ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल पता हो, नाम पता हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता हो, तब हमारा काम बन जाएगा। ठीक है भाई? क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा? अगर माइनस चार्ज कंटेंट कर रहा होगा तब, और नहीं कंटेंट कर रहा होगा तो नहीं। अगर होगा चार्ज कंटेंट कर रहा होगा तो लगाएंगे। जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। वो न्यूट्रल है भाई। ठीक है,
अच्छा, इथाइलिन डाइएमीन, नहीं उसका नहीं से लिखेंगे, उसका नॉर्मल जैसे आईपीसी लिखते हैं वैसा लिखेंगे। हाँ भाई, इसमें सुनो भाई, एक नाम है, इधर देखो, शॉर्ट में हम ईएन बोलते हैं, तो उसको इसका पूरा नाम हमने बताया होगा तुम्हें, इथाइलिन डाइएमीन, है ना भाई। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ गया, ऑर्गेनिक टाइप कंपाउंड आ गया, तो उसका नाम ऑलरेडी एज आईपीएसी लिखा रहेगा, आपके नोट्स में दिया हुआ है। तो इसका नाम रहता है इथेन 1,2 डाइएमीन, तो उसको डायरेक्ट वही लिख लेना है। यहाँ पे कुछ नाम हम बोला हूँ ना कि जो न्यूट्रल हैं चाहे कुछ स्पेशल तरह के हैं, उनका नाम आपको मिल जाएगा, सीधा सीधा जैसे लिखा है वैसे आपको रखना है। जो माइनस वाले हैं उसमें ये काम करना है आपको। अब इसमें माइनस भले है, लेकिन क्या करोगे, अब ये एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको एज ए न्यूट्रल ट्रीट करके लिखना है। तो इसका नाम आप याद करके रख के चलना, इथेन 1,2 डाइएमीन। अब ये इसका आईपीसी नेम ही पहले सीधा से लिख दिया, मतलब अब यहाँ पे ये लफड़ा नहीं है कि माइनस वाला है चाहे न्यूट्रल है, इसका सीधा सीधा लिख के दे दिया कि भाई यही आपको मानना है। तो ऐसे सब नहीं है, एक ही दो एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट आईपीएसी नेम ही याद रखना है। तो जो आप नॉर्मल आईपीएसी नेम ही करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वही तो नाम उठाया है यहाँ पे। नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होगा, जैसे आईपीएसी में पढ़े होगे वैसे ही यहाँ लिखा है, और वही नाम यहाँ भी यूज कर देना है। तो ये सबके साथ नहीं है, एक ही दो एग्जांपल हैं, तो उनके साथ आप ऐसे डायरेक्ट लर्न कर लेना भाई, ठीक है। अब बाकियों के साथ जो चीज़ें हम कर रहे थे वही करना है। तो चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे, मतलब अब आगे इसमें आईपीएसी ही बताना है हमको, तो ये पहले इतना तैयार करके आना, तब आगे कुछ किया जाएगा, ठीक है। चलो तो तक एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग पिछले चैप्टर का। चलो लिखो भाई, ये क्वेश्चन है जेई 2020 का है, क्वेश्चन अच्छा है, लिखेंगे। इस शायद देखो ना मॉडल में है क्या, 2020 क्वेश्चन है। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर दैन, अब ये इस चैप्टर का नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स का है। तो लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो, द नंबर ऑफ, लिख लो फटाफट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। The number of molecules with energy greater than the threshold energy for a reaction increases five-fold by a rise of temperature from 27 degrees Celsius to 42 degrees Celsius, 27 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Its energy of activation in joule per mole is क्या होगा बताना है। और ब्रैकेट में लिख लेना, टेक
टेक ln5 इक्वल टू 1.6, और R की वैल्यू दिया है 8.314। बताओ भाई, हमें बस इतना बता दो कि यहाँ पर जो K है वो कितना आएगा, K2 कितना होगा। एक्टिवेशन एनर्जी तो निकालना ही है, लेकिन K2 क्या होगा ये बताओ। कितना होगा समझ पाए भाई सब लोग? क्या कह रहे हो भाई? कुछ तो बोला है, ये क्या बोला है शिवम बताओ। तुम हंसे किस बात पे बताओ? ये बोल रहा था कि वो बोला है? खड़ा हो जाओ तो बताओ क्या बोला है, खड़ा हो जाओ। तुम बताओ, तुम खड़ो पहले, बताओ क्या बोला है। उसको फंसाओ, आज मारा जाए उसको, जल्दी बोलो, अरे तुम मार खाओगे। कोई बात नहीं, कान थोड़ी बंद करके रखे थे, बस जो सुने वही बताओ। बोलो जल्दी बोलो। अब चलो अमित तुम बताओ, क्या बोले हो तुम? खड़े हो जाओ। अब थोड़ा सा खड़े खड़े सॉल्व करो तुम लोग। अब मैं भी भूल जा रहा हूँ, तुम लोग बैठाना है, ऐसे खड़े खड़े दिन में पढ़ो तुम लोग, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या आ रहा है आंसर? जो लैंग्वेज है यहाँ पे क्वेश्चन का, वही बस अच्छे से पकड़ना है भाई। क्या होगा भाई? सुनो तो भाई, ये फॉर्मूला पढ़ा है, हम लोग जो पढ़े होंगे वो कुछ ऐसा ही पढ़े होंगे।
दोनों फार्मूला में से कोई लगा दोगे तो चल जाएगा। देखो ये ln में है और ये log में है, तो ln में जब लिखोगे तो यहाँ 2.303 नहीं रहेगा, log में लिखोगे तो 2.303 आ जाएगा, क्योंकि भाई ln से log में जाने पर 2.303 का मल्टीप्लाई होगा इधर, और उधर log है नहीं, तो हमने यहाँ का 2.303 हटाया है डिवाइड करके, तो ये तो कट गया और यहाँ बच जा रहा था, यहाँ भी ऊपर होता तब ना कटता। तो ध्यान सुनो, ln में लिखोगे तो यहाँ 2.303 नहीं रहेगा, और अगर log में लिखोगे तो यहाँ 2.303 रहेगा। अब तुम दोनों में सॉल्व कर सकते हो। अब एक्चुअल में देखो ln 5 की वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन अगर तुमको log 5 की वैल्यू पता है तो तुम इससे सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो ज़्यादा इजी रहेगा कैलकुलेशन में, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें देखो तो क्या क्वेश्चन में कहा है, जो पहला लाइन है उसको पढ़ो थोड़ा सा, कह रहा है, देखो क्या लाइन बोला है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इंक्रीज 5 फोल्ड बाई ए राइज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 27 टू 42 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है देखो एक रिएक्शन है जो कि जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, और कह रहा है कि ये रिएक्शन 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया गया, और कह रहा है कि जब हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं उसी टाइम पर इसमें जो रिएक्टेंट है ना, उस ऐसे रिएक्टेंट जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है उनका नंबर 5 गुना ज़्यादा हो गया। क्या बोला मैं, ध्यान सुनो पहले, कह रहा है कि इस रिएक्शन में 27 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जाने में जब हम टेम्परेचर चेंज किए हैं तो इतना चेंज में हुआ ये है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है ना उनका नंबर 5 गुना बढ़ गया। और कैसे रिएक्टेंट का नंबर बढ़ गया, नंबर मतलब ऐसा नहीं बढ़ा है, नंबर तो फिक्स है, ऐसे रिएक्टेंट का नंबर बढ़ा, जैसे पहले क्या था कि टेम्परेचर कम था तो इसके पास एनर्जी कम होगी ना, और टेम्परेचर तुम बढ़ाए हो तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाए हैं तो उस फेज में ये हुआ कि रिएक्टेंट जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी हो गया, और ऐसे कितने रिएक्टेंट हो गए, तो जितना पहले था उसका 5 गुना हो गया। नहीं सोच पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। जैसे ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होता है, और मान लेते हैं पहले 10 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, मतलब वही 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होते, यही ना मतलब हुआ। इसको दिखाओ, और उठा फेंक देंगे बाहर, इधर ध्यान दो। अगर ये रिएक्टेंट 10 हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो यही 10 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जो पहले था उसको बढ़ा के कर दिया 42, और जब तुम यहाँ से यहाँ कर रहे हो तो जो रिएक्टेंट पहले 10 पे खड़े थे अब इनका नंबर 5 गुना बढ़ गया, ऐसे रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी है। तो सोच के देखो, प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए होता है, थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा एनर्जी हो जाए तब तो ये कन्फर्म है ना कि वो प्रोडक्ट में जाएगा ही जाएगा, और ऐसे रिएक्टेंट का नंबर 5 गुना बढ़ गया, मतलब जहाँ खड़ा था उसका कई गुना कितना बढ़ गया, 5 गुना। तो इससे हुआ क्या, इससे मतलब क्या निकलेगा, तो इससे मतलब क्या निकलेगा, ध्यान सुनो। आपने पढ़ा होगा रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा पढ़ा है। और ये बताओ अगर रिएक्टेंट का नंबर, मतलब पहले, ध्यान सुनो मेरी बात, पहले इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, उन 10 मॉलिक्यूल पे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, और अब रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, ये जो 5 गुना बढ़ गए हैं उन पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि अब ये जो एक्स्ट्रा, अब इस 10 का जो 5 गुना मॉलिक्यूल आएंगे अब उनके पास भी इतनी एनर्जी है कि वो किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में। समझ रहे हो, मतलब अगर 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो रेट मान ले रफली आर है, और अगर मान लो एकाएक 5 गुना रिएक्टेंट लगे चेंज होने प्रोडक्ट में तो रेट ऑफ रिएक्शन सीधे 5 गुना नहीं बढ़ गया। अरे यार इसको केक हटा दो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर इसका कंसंट्रेशन तुम 5 गुना बढ़ा दोगे तो रेट भी तो 5 गुना बढ़ेगा। समझ पाए? तो कहने का मतलब यही है कि अगर मैं टेम्परेचर यहाँ से यहाँ ले गया हूँ तो उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ गया जिनके पास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एनर्जी है, मतलब उन मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ने का मतलब ही है कि रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा।
क्योंकि कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है रेट। और वो कितना गुना हुआ? 5 गुना। अब 5 गुना हुआ तो रेट भी कितना हुआ? 5 गुना। और यदि तुम्हें बात पता है कि अगर ये कांस्टेंट कर दें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के भी। मतलब अगर रेट 5 गुना हो गया तो के भी कितना हो जाएगा? 5 गुना। तो क्या यहाँ से डायरेक्ट हम बात समझ पाएंगे कि टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ाने पर मॉलिक्यूल का नंबर 5 गुना हुआ, मतलब उससे रेट क्या हुआ? 5 गुना। उससे रेट कांस्टेंट भी क्या होगा? 5 गुना। मतलब जो K1 यहाँ था, अब जो यहाँ पे K होगा वो क्या होगा? 5K1 के बराबर होगा। यहाँ का जो K1 होगा वो मान लो K है, तो यहाँ का जो K2 होगा वो क्या होगा? इसका 5 गुना, मतलब 5K। तो यहाँ K2 की जगह क्या रख दोगे? 5K। K1 की जगह क्या रख दोगे? K। एक्टिवेशन है जो तुमको बताना है, R की वैल्यू तुमको दिया है, ये देखो। टेम्परेचर भी दिया है 27 और 42, तो इसको कैल्विन में चेंज कर लेना भाई, कैल्विन में ही चेंज करके रखना है, क्योंकि हमको आंसर किस में चाहिए? R देखो किस में रख रहे हो तुम? जूल पर मोल पर कैल्विन। अगर मैं R की वैल्यू कैल्विन में रख रहा हूँ तो यहाँ टेम्परेचर भी किस में रखूँगा? कैल्विन में। तो इसको तुम क्या करना? 273 यहाँ जोड़ देना, 273 यहाँ जोड़ देना, आ जाएगा कैल्विन में। T1 T2 रख देना, सॉल्व कर लेना। बोलो। और देखो ये तुम जैसे रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 5K/K। के कट गया, बचा क्या? 5। ln 5 की वैल्यू दिया है, नहीं हो जाएगा? बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। बस यहाँ पे एक ही बात जो समझनी है वो पहली लाइन है कि उस लाइन का मतलब क्या है। कुछ पल्ले पड़ा? तो बस पहला लाइन दिमाग में अगर है आपके कि भाई हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 5 गुना कर दे रहे हैं, ऐसे रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में चेंज होने वाले हैं, तो इसका मतलब उसके 5 गुना होने से रेट भी क्या हो जाएगा? 5 गुना। अगर रेट 5 गुना हो रहा है तो के भी क्या हो जाएगा? 5 गुना। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेना, अब हो जाएगा ना अब? ठीक है, तो चलो भाई आज की कहानी यहीं समाप्त किया जाए। अब तुम लोग थोड़ा सा मुंह कम खोला करो, तो लात खाओगे उससे हो जाओगे। बैठ जाओ।